हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलू और स्वागत है आप सभी का फ्यू के एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में। फ्यू के एजुकेशन आप सभी के लिए लाया है बायोलॉजी की मास्टर क्लासेस, जिसमें कि हम आपको बहुत ही कम टाइम में बहुत ही शॉर्ट तरीके से ज़्यादा मार्क्स गेन करने वाले क्वेश्चन आंसर आपके साथ में डिस्कस करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम आपके लिए लाए हैं बायोलॉजी का चैप्टर 12 इकोसिस्टम, जिसमें कि हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्योंकि इकोसिस्टम है तो सारे क्वेश्चन हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, चलिए 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ, मतलब एक ऐसा नियम जिसमें कि 10 हर एक चरण में 10% जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो ये जो है किसने दिया था, तो किसने दिया था इससे पहले हम ये समझ लेते कि इसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए ये प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा एनर्जी अपने अंदर रखते हैं। ठीक है, तो देखिए उन्होंने मान लीजिए 1000 किलो उन्होंने मान लीजिए 10,000 किलो कैलोरी जो है एनर्जी को अपने अंदर सेव करके रखा। अब इन प्लांट्स को इन रैबिट ने खाया तो कुछ एनर्जी इनमें ट्रांसफर हो गई, तो वो चली जाएगी 1000 किलो कैलोरी, मतलब इसका 10%। ठीक है, अब क्या हुआ, इन रैबिट को ये जो कैट है इसने खा लिया। ठीक है, तो इनकी कुछ एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 10, मतलब अगेन इसमें 10% का जो रूल है वो लागू हुआ है। ठीक है, तो ये दिया था एक एनवायरमेंटोलॉजिस्ट थे लिंडमान। ठीक है, ये दिया हुआ है लिंडमान, इन्होंने दिया था 10 एनर्जी का 10% लॉ। ये कभी शॉर्ट या फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो आप इस तरीके का डायग्राम बनाकर आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास ऑफ लिविंग मटेरियल, मतलब जो भी लिविंग मटेरियल का मतलब चीज़ों से नहीं, मतलब कोई भी क्रॉप हो सकती है, प्लांट हो सकता है, एनिमल, हम आप कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उनका जो मास है वो ट्रॉफिक लेवल में क्या बोलते हैं उसको, ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है ये जो पिरामिड है ना, ये ट्रॉफिक लेवल है। ठीक है, तो इसमें ये पूछे कि उसको क्या कहा जाता है। मान लीजिए कोई लिविंग है और ठीक है, उसका मास क्या कहा जाएगा ट्रॉफिक लेवल पे, तो उसको कहा जाएगा स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, क्योंकि इस पिरामिड में यहाँ पे जो क्रॉप होगी वो खड़ी हुई तो होगी, तो ऐसे करके याद रख लीजिएगा स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लांट डिकम्पोजर्स कौन होते हैं जो प्लांट को डिकम्पोज करते हैं, बल्कि प्लांट के साथ साथ एनिमल को भी कर सकते हैं, लेकिन एनिमल बहुत ही रेयर केस में, प्लांट को ही सबसे ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने 11th में पढ़ा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया आता है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे लोअर कैटेगरी के होंगे वो आ जाएंगे प्लांट डिकम्पोजर्स में। जैसे मान लीजिए कोई सड़ा पेड़ नीचे गिर गया, तो आपने देखा होगा उसमें फंगस लग जाती है, और उसमें से जो एल्गी भी, यदि बारिश का टाइम है तो एल्गी, नहीं तो फंगस जो उसमें से ग्रो होने लगती है। ठीक है, तो ये देखिए, तो पहला तो फंगी उसमें ग्रो करने लगेगी। ठीक है, और मुनेरा मतलब छोटे छोटे से बैक्टीरिया जो है उसको डिकम्पोज करने लगेंगे। ठीक है, तो प्लांट डिकम्पोजर्स मेन कौन है, फंगी और मोनेरा। 4th नंबर का आंसर कौन है, फंगी और मोनेरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। स्टेबल इकोसिस्टम का मतलब है कि कई हजारों सालों तक चलेगा, हजारों नहीं तो एटलीस्ट 100-200 सालों तक चलेगा, और उसमें माइनर सा चेंज अगर आ भी गया तो भी इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो इसमें ये है कि सबसे स्टेबल जो, मान लीजिए जैसे सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे स्टेबल कौन सा है, तो देखिए ये इमेज किसकी है, सी की। ठीक है, तो हम जितने डीप सी में जाते जाएंगे पानी उतना ही शांत होता जाएगा, और क्योंकि ये ना एक छोटी सी जगह पे तो है नहीं, बहुत कई हजारों लाखों एकड़ में फैला हुआ समुद्र है, तो इसलिए ये स्टेबल। मान लीजिए छोटी सी नदी होती तो गर्मी के टाइम में सूख जाती, तो वो स्टेबल नहीं मानी जाती है। कोई तालाब होता छोटा, ठीक है, तो वो भी गर्मी के टाइम में सूख जाता, तो इतना कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि समुद्र है बहुत ही हजारों किलोमीटर, हजारों एकड़ में फैला हुआ है, इसलिए ये स्टेबल है, और गहराई में भी बहुत ज़्यादा, इसलिए कितना भी बारिश हो, गर्मी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ओशियन ये दिया हुआ ओशियन। ठीक है, अब इसमें डेजर्ट क्यों नहीं होगा, डेजर्ट हो सकता है हरियाली में कन्वर्ट हो जाए, फॉरेस्ट हो सकता है डेजर्ट में कम हो जाए। ठीक है, और माउंटेन जो है मौसम के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए माउंटेन में बर्फ गिरी तो एनिमल जो है यहाँ तोड़ करके कहीं और चले जाएंगे,
इस तरीके से हमें चेंजेस होता रहेगा, लेकिन यहाँ के कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पे रहेंगे, इसलिए ये मोस्ट स्टेबल है। नेक्स्ट है इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, मतलब जमीन का जो इकोसिस्टम है जैसे कि फॉरेस्ट, उसमें मैक्सिमम एनर्जी जो है कहाँ पर जाती है, ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पे, देखिए चाहे टेरेस्ट्रियल का लें, चाहे ग्रास लैंड लें, है ना, चाहे माउंटेन लें, हिली रीजन लें, कुछ भी लें, ठीक है, हमेशा T1 जो है, अभी जैसे 10% लॉ बताया था, उसमें जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके पास में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है, तो यही जो है T1, इनको बोलेंगे T1, यानी जो प्लांट्स हैं उनको बोलेंगे T1, तो इनके पास में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है, उसके बाद इनको T2, T3, T4, तो सबसे कम एनर्जी किसके पास में होगी, T4 के पास में, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, T1, किसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, तो T1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से बायोलॉजिकल कम्युनिटी का कौन सा जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सबसे अच्छी वाली है, ठीक है, तो बायोलॉजिकल कम्युनिटी का मतलब होगा एक ऐसा इकोसिस्टम, जैसे हम हमारे मोहल्ले में रहते हैं तो बहुत सारे घर हैं, वैसे ही मान लीजिए कोई एक जैसे खरगोश है और उसके बहुत सारे और खरगोश हैं, बर्ड है, रैबिट है ना, और भी चूहे वगैरह, सारे लोग एक ही जगह पे एक छोटे से एरिया में बहुत सारे एनिमल रहेंगे, उसको बोलते हैं हम बायोलॉजिकल कम्युनिटी। उनमें से मेन एक कौन सी विशेषता है, तो वो है स्ट्रैटिफिकेशन, यानी स्तर विन्यास। स्ट्रैटिफिकेशन अभी देखा था, T1, T2, T3, T4, इनको बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी कंप्लीटली रिमूव द डिकम्पोजर्स, यदि हम डिकम्पोजर्स जो होते हैं, जो किसी की बॉडी या प्लांट को डिकम्पोज करने का काम करते हैं, यदि हम उनको हमारे इकोसिस्टम से पूरे तरीके से हटा दें, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो इसमें ये होगा ये कि जो मिनरल्स हैं उनका मूवमेंट वो ब्लॉक हो जाएगा। मिनरल का मूवमेंट इसलिए क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई प्लांट गिरा, ठीक है, अब उस प्लांट में जो भी मिनरल होंगे, जो कुछ भी होगा, तो जो डिकम्पोजर्स हैं वो उनको बहुत ही छोटे छोटे एकदम पाउडर जैसे टुकड़ों में तोड़ करके वापस मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक है, तो मिनरल मिट्टी में आते जाते रहते हैं, ठीक है, तो इनसे क्या होगा कि उनका जो मिनरल है वो ब्लॉक हो जाएगा यदि हम हटा देंगे तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जैसे इधर पे आ गए प्लांट आ गए, ठीक है, इधर पे रैबिट आ गया, ठीक है, रैबिट को खाने वाली कैट आ गई, कैट को खाने वाली ईगल आ गई, ठीक है, इस तरीके से, तो ये हो गया वर्टिकल, ठीक है। अब इसको क्या बोला जाता है, इस कम्युनिटी को, वर्टिकल कम्युनिटी को बोला जाता है स्ट्रैटिफिकेशन। ये है, अभी स्ट्रैटिफिकेशन यहाँ पे भी आया था, ये स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है, तो मतलब बायोलॉजिकल कम्युनिटी की एक मेन जो क्वालिटी है वो स्ट्रैटिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन है उसको भी स्ट्रैटिफिकेशन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, ऐसा कौन सा एनिमल है जो कि एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे हमें मिल सकता है। ट्रॉफिक लेवल कौन सा होता है, ये वाला, ठीक है, ये कि यहाँ पे कुछ प्लांट लगे हैं, यहाँ पे रैबिट है, यहाँ पे कैट है, यहाँ पे ईगल है, इस तरीके से, ठीक है, इनको ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। तो कौन है, ठीक है, तो ये है स्पैरो, ये है स्पैरो। देखिए स्पैरो इसलिए, फ्रॉग जो है हमेशा T2 में आएगा, मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर में, ठीक है, गोट जो है वो भी प्राइमरी कंज्यूमर में आएगी, ठीक है, और जो लॉयन है वो एकदम टॉप लेवल पे आएगी, लेकिन जो स्पैरो है वो क्योंकि वेजिटेरियन भी होगी और थोड़ा बहुत मीट वगैरह भी खा सकती है, तो वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों टाइप के कंज्यूमर में आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पैरो, ये गौरैया जो आपके घरों के आसपास भी दिखाई देती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which one of the following characteristic feature of the cropland ecosystem? इसमें से जो क्रॉपलैंड इकोसिस्टम, क्रॉपलैंड मान लीजिए 50 एकड़ की कोई जगह है, वहां पे कोई क्रॉप मान लीजिए धान गेहूं कुछ भी लगा हुआ है, ठीक है, तो उसकी एक स्पेशलिटी क्या है, ठीक है, देखिए लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी, एब्सेंस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म, ऐसा तो हो नहीं सकता, सॉइल ऑर्गेनिज्म बिल्कुल होंगे चाहे वो 1 एकड़ हो या 1 किलोमीटर हो, ठीक है। चलिए फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये क्योंकि टेम्पररी होता है इसलिए सक्सेशन नहीं होगा,
ठीक है, सक्सेशन का मतलब होता है धीरे धीरे कीचड़, फिर प्लांट और धीरे धीरे करके निकलने लगे दूसरे प्लांट। ठीक है, एब्सेंस ऑफ वीड ये भी नहीं होगा। ठीक है, वीड तो हमेशा ही रहेंगे। तो आंसर क्या होगा, लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी, मतलब वहाँ पे कुछ जो एनिमल हैं वो रहेंगे लेकिन बहुत ही कम रहेंगे, इसलिए लीस्ट लगा दिया हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इकोसिस्टम हैज द मैक्सिमम बायोमास, किस तरीके के इकोसिस्टम में मैक्सिमम बायोमास मतलब मैक्सिमम ऑफ एनिमल्स जो है वो वहाँ पे सर्वाइव करेंगे। ठीक है, तो वो है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड किस लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे फंगस भी होगी, यहाँ पे प्लांट भी होगा, बड़े वाले ट्री भी होंगे, तो एक साथ कई सारे यहाँ पे फूड चेन बन जाएंगे, इसलिए ये सबसे बड़ा और जो सबसे ज़्यादा एनिमल है वो ग्रासलैंड मतलब हमारे टेरेस्ट्रियल रीजन में ही रहते हैं, इसलिए ये इसमें सबसे ज़्यादा बायोमास होगा। ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, एक फॉरेस्ट में क्या होता है, एक लिमिटेड एरिया में ही फॉरेस्ट होता है। ठीक है, इसलिए ये वाला नहीं होगा। लेक इकोसिस्टम हो सकता है गर्मी आ गई तो ये सूख गया। ठीक है, फिर आएगा नेक्स्ट पॉन्ड इकोसिस्टम, ये भी गर्मी आया सूख गया, इसलिए आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बायोमास ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपर पार्ट ऑफ द सी एक्वेटिक इकोसिस्टम। अपर पार्ट ऑफ द सी, ये हो गया सी, यहाँ पे पानी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं अपर में क्या मतलब होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, प्लैंकटॉन्स होंगे। ठीक है, नेक्टॉन इससे थोड़ा सा और नीचे मिलेंगे। प्लैंकटॉन का मतलब है ये छोटे छोटे से, ये कहना चाहिए एक तरीके से प्रोड्यूसर्स होंगे जिनको प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए प्लैंकटॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस यदि हमें चाहिए होता है तो हमें कहाँ से मिलेगा, तो ये आप ये देख रहे हैं ये घाटी टाइप की, तो ये खोद करके बनाई गई है, किस लिए, ताकि इसमें से हम फॉस्फोरस को निकाल सके। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फॉस्फोरस का सब नेचुरल रिजर्वायर कौन सा है, रॉक है। ठीक है, चलिए फॉसिल है लेकिन वो कम है। ठीक है, एनिमल बोल्स भी कम है, सी वाटर तो है ही नहीं। ठीक है, ना के बराबर। चलिए, द ब्रेक डाउन ऑफ डेट्राइटस इनटू स्मॉल पार्टिकल अर्थवर्म। देखिए क्या होगा कि जो मिट्टी है, मिट्टी का मान लीजिए ये कोई बहुत बड़ा सा एक पत्थर है मिट्टी का। ठीक है, अब इसमें ना ये जो अर्थवर्म है ये जा करके छोटे इसके भर अंदर जाएगा, फिर बाहर आएगा और इसको खा करके ना फाइन पाउडर में बना देगा। तो उसमें ये पूछा है कि इस फाइन पाउडर बनाने की इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट एनिमल जो डीप ओशियन में एकदम नीचे की तरफ रहते हैं उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं, तो उन एनिमल्स को बोलते हैं डेट्रीवोर। ठीक है, डेट्री, देखिए क्रैब, ये वाले जो क्रैब हैं ये रेड कलर वाली सी में रहेंगे। ठीक है, लैबस्टार, स्टारफिश, सी आर्चिन, सी कुकुम्बर, ये ज्यादातर डीप सी में ही मिलते हैं, अपर सी में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए जिनको इनका शिकार करना होता है, जैसे सी कुकुम्बर का सैलेड इसको खाते हैं, तो बीच समुद्र में जाकर डीप में फिर इसको निकालते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डेट्रीवोर। इनके अलावा और भी होते हैं जो भी डीप सी में मिलेंगे, उनमें आंसर क्या टिक करना है, डेट्रीवोर। ठीक है, चलिए तो ये थे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इनमें यदि आपको कुछ डाउट होता है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हमारी आगे की और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।